हमारे साथ हमारे साथी अनंत त्रिवेदी और दीपक चौहान हैं, और लवली जी के साथ टीम में आए नीरज बसोया भैया जो पहले एमएलए रहे हैं, और अमित मलिक जी ये भी यूथ लीडर हैं, और अब तो यूथ नहीं रहे हैं बट अब प्रॉपर लीडर हैं। तो मैं माइक चाहूँगा सबसे पहले लवली जी को देना कि वो आपसे वार्तालाप करें, और फिर मनोज जी। धन्यवाद नीलकांत जी, आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मेरे भाई मनोज तिवारी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी, नीरज बसोया जी हमारे साथ विधानसभा में वर्षों तक सदस्य रहे हैं, अमित मलिक जी, जयकरण जी। आज यहाँ मैं मनोज तिवारी जी के समर्थन में उनका साथ देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुआ हूँ, और मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ आप लोगों के माध्यम से कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये फैसला करना है कि उनको किस तरीके का सांसद चाहिए। एक सांसद वो जिसकी 10 साल की सीनियरिटी होगी, जो हर इलाके को जानता है, इलाके वाले उसको पहचानते हैं। दूसरी तरफ उनके सामने ऐसा प्रत्याशी है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को तो छोड़ दो, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पहचानता है, और 5 साल नॉर्थ ईस्ट किस तरीके का एरिया है वो आप लोग सब भली भांति वाकिफ है। छोटी छोटी गलियों का एरिया है, गाँव का एरिया है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का एरिया है, सीमापुरी जैसी रीसेटलमेंट कॉलोनी जिसमें है, बुराड़ी जैसे विशाल एरिया जिसके अंदर है, जिसको एक छोर अगर जहांगीरपुरी से शुरू होता है तो दूसरे छोर में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और गांव का इलाका है। और इन तमाम एरियाज़ को जानने के लिए हर एरिया की अलग समस्या है, हर एरिया की डेवलपमेंट के लिए अलग एजेंसीज है, और मैं समझता हूँ कि 10 साल का जो तजुर्बा मनोज तिवारी जी का है, अब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उसका लाभ लेने का अवसर है। और 10 वर्ष जिस व्यक्ति की सीनियरिटी हो जाए, और इन 10 सालों में एक आदमी दिल्ली में आप ऐसा ढूंढ के नहीं ला सकते जो ये कहे 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है, बड़े बड़े लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। 10 साल में एक व्यक्ति पूरी दिल्ली में और नॉर्थ ईस्ट में आप ऐसा नहीं ढूंढ के ला सकते जो कहे कि मनोज तिवारी जी ने सभ्य तरीके से उसके साथ जो है व्यवहार ना किया हो, ठीक ढंग से जो है उससे बात ना की हो। और दूसरी तरफ ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, और कांग्रेस में उससे बड़ा पद नहीं मिल सकता था मुझे। और प्रश्न ये है कि मैं क्यों वो पद छोड़ के आया। वो इसलिए छोड़ के आया कि जिस तरीके का बेमेल गठबंधन आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में है। इसीलिए आज मनोज जी के समर्थन में आप लोगों को संबोधित करने के लिए आए हैं। किसी भी गठबंधन का बेसिक असूल क्या होता है? किसी भी गठबंधन का बेसिक असूल ये होता है कि वो कहे कि हम इसलिए गठजोड़ करके आए हैं कि आगे हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम उस क्षेत्र के लिए ये करेंगे, या हम लोग मिलजुल के जो है देश के अंदर जो ये कमियां हैं इनको दूर करने के लिए ये करेंगे। आप सब समाज के सबसे जागरूक वर्ग हो, पत्रकार होने के नाते मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया गठबंधन का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिल्ली में बना है? क्या दोनों पार्टियों ने मिलकर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग ये दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे? तो महज केवल चुनाव लड़ने के लिए और किसी न किसी तरीके से चुनाव जीतने के लिए ये गठबंधन है। इस गठबंधन का
दिल्ली के विकास या नॉर्थ ईस्ट के विकास से कोई लेना देना नहीं है। अन्यथा दोनों पार्टियां मिलके एक कॉमन मिनिमम दो अब इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है कि लालू यादव जी अलग चल रहे हैं, ममता बनर्जी जी अलग चल रही हैं। दिल्ली में चुनाव हम अगर इकट्ठे भी लड़ रहे हैं या आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो भी जो है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस का वर्कर कांग्रेस के उम्मीदवार पे विश्वास नहीं कर रहा, वो आम पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास ज़्यादा कर रहा है कांग्रेस के बनिस्बत। और आप पार्टी वाले कांग्रेस उनको एक मिनट के लिए नहीं सुहाती है। और अजीबोगरीब गठबंधन है कि दिल्ली के जो लीडर हैं अभी, वो पंजाब के भी प्रभारी हैं। वो जब पंजाब में कहते हैं तो कहते हैं केजरीवाल चोर है, और दिल्ली में आते हैं तो कहते हैं कि गलत तरीके से गिरफ्तारी होगी। तो ये गठबंधन अपने आप में असमंजस में है। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिना किसी बहकावे में आए हुए और अपना वोट नष्ट मत करिएगा, क्योंकि पैराशूटेड कैंडिडेट है। बेगूसराय में लैंड होते होते नॉर्थ ईस्ट में लैंड हो गया, और 5 साल के बाद कहाँ लैंड होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। मनोज जी पिछले 10 वर्ष से यहाँ पे हैं, और 10 वर्ष की सीनियोरिटी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी में भी सीनियोरिटी होती है। वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनकी प्रतिभा को जांच के ऐसे जगह पे होंगे जिसका फ़ायदा सीधे रूप से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के विकास को होगा। इनकी तरह कोरे वादे और कोरे घोषणा से जो है काम चलने वाला नहीं है। और मैं एक बात कह के और कि आप पार्टी के बारे में अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो आज नॉर्थ ईस्ट की बढ़ोतरी का दम भर रहे हैं, 10 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 9 साल हो गए, 9 साल से दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी है। वो 9 साल में जो कुछ नहीं कर पाए, वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीत के कैसे कर लेंगे। आज भी जो है, चाहे वो भजनपुरा की सड़कें हों, चाहे वो करावल नगर की सड़कें हों, चाहे वो पीने के पानी की समस्या की बात हो, सीमापुरी के लोगों के अंदर कूड़ा करकट की बात हो, तो कौन जिम्मेवार है उसका। दिल्ली की सरकार में रह के वो कोई काम नहीं कर पा रहे, तो लोकसभा के अंदर जीत के कैसे कर लेंगे। कॉरपोरेशन के अंदर वो सत्ता में है, तब नहीं प्रॉब्लम्स दूर कर पा रहे। और केवल कोरी घोषणा कल तक जो है, जो ये कहा करते थे कि हम डीटीसी के अंदर महिला की सुरक्षा के लिए मार्शल लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि उन मार्शल्स की ड्यूटी करके उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि महिला तो डीटीसी बस की तो छोड़ दो, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और केवल ये बीजेपी की मानसिकता केवल इस घटना से नहीं खाली आती है। 20 सीटों के ऊपर देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। 13 पंजाब की, 4 दिल्ली की, 1 हरियाणा की, 2 गुजरात की। इनकी मानसिकता कैसी है कि इस 20 की 20 सीट पे एक भी महिला प्रत्याशी को ये इस लायक नहीं समझते। जो महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात करते हैं, वो महिलाओं को केवल 1000 रुपये तक रखना चाहते हैं। ये एक भी महिला को इस लायक नहीं समझते कि उसको सांसद का टिकट देके संसद में प्रतिनिधित्व करने का मौका जो है वो दिया जाए। इस मानसिकता की सरकार। अभी मैं पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने दिल्ली के लोगों की फिर ध्यान बटाने की बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको मेरी मुबारकबाद है, शुभकामनाएं हैं। वो जीवन में अच्छा करें। जो बच्चे नहीं कामयाब हो पाए, उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं। एक टेस्ट में फेल होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। लेकिन मैं एक छोटा सा आंकड़ा देके आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये दिल्ली के लोगों को जो है मिसगाइड कर रहे हैं। उससे अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी झूठ की बोल क्या है। अभी उन्होंने कहा कि 2024 के में 10th के अंदर 94% आया। इस बार 10वीं के बोर्ड के अंदर दिल्ली में 1,64,496 बच्चों ने टेस्ट दिया। उसमें से 94% बच्चे जो है, 94% बच्चे पास हुए, जिसकी वाहवाही मुख्यमंत्री जी ने लूटी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो लास्ट साल था दिल्ली में सरकार का, जब से उन्होंने टेक ओवर किया, 2012-13 में 2 लाख बच्चे अपीयर हुए थे 10वीं के टेस्ट के लिए।
2 लाख बच्चे, तो 2013 के मुकाबले आज दिल्ली की आबादी बढ़ी है कि घटी है? 2013 में 2 लाख बच्चे 10वीं के टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं, आज 1,64,000 यानी 36,000 बच्चे 2012-13 में 10वीं के बोर्डों में बैठे थे, उससे 36,000 बच्चे कम हैं। तो दिल्ली के स्कूल सक्सेसफुल है कि फेल है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बावजूद बच्चे जो है यहाँ कम हैं? और 2012-13 में 10वीं का पास रिजल्ट मनोज जी 99.45 था, बच्चे कम हो गए, रिजल्ट 5% कम हो गया। तो ये दिल्ली के स्कूलों का हाल है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों में, इनके कोरे नारों में दिल्ली के लोगों को और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहकने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम कांग्रेस के वर्कर्स से भी अपील करना चाहता हूँ, ये मंच भारतीय जनता पार्टी का जरूर है, कि आप ऐसे उम्मीदवार का साथ मत दीजिए जो आप पे भरोसा नहीं कर रहा। और दिल्ली के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले आप पे भरोसा नहीं कर रहे, आप वाले कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहे, तो कोई कारण नहीं है कि दिल्ली के लोग इनके ऊपर भरोसा करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मनोज तिवारी जी, ना केवल मनोज तिवारी जी, दिल्ली में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मनोज तिवारी जी एक नए रिकॉर्ड के साथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट की सीट से जो है जीत के आएंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मनोज जी थोड़ा सा चेयर सही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय भाई और दिल्ली की राजनीति के एक बहुत ही चमकते सितारे भाई अरविंदर लवली जी, नीरज बसोया जी जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक रहे, वो भाजपा में हैं, और अमित मलिक जी, उनके आने से भी भाजपा की टीम की बहुत मजबूती हुई है, उनका भी स्वागत करता हूं। और पीछे जयकरण जी बैठे हैं, वो भी अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलकांत बख्शी जी के साथ साथ हमारे लोकसभा के प्रभारी विष्णु मित्तल जी और जिले की अध्यक्ष पूनम चौहान जी भी उपस्थित हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका आज अरविंदर लवली जी ने अपने स्टेटमेंट में खुलासा किया, और मैं भी सुन के हैरान हूँ। मुझे ये 20 सीट पे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के और कोई भी महिला नहीं, ये मैं अभी अपने चुनाव की आपाधापी में नहीं देख पाया था। हैरान हूँ। बहरहाल चांस देने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो महिलाओं की अपने घर में बुलाकर पिटाइयाँ हो रही हैं। अब तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो चरित्र है वो मैं हैरान हो गया। 3-4 दिन पहले सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहा था, और प्रोटेस्ट हो रहा था जिसने उनके घर के अंदर अरविंद के स्वाति मालीवाल की पिटाई की। हमारे लिए वो एक महिला है, एक दिल्ली की बेटी है, उसके पक्ष में नहीं, जिसने उसको मारा उसके पक्ष में अरविंद केजरीवाल सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब जब उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब यहाँ मैं और भी अचरज में हूँ, आश्चर्य में हूँ कि भाई गिरफ्तार तो उनके और भी साथी हुए थे, सत्येंद्र जैन भी हुए थे, मनीष सिसोदिया जी भी हुए थे, संजय सिंह जी भी हुए थे, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल को सड़कों पे प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। ये पता नहीं कौन सा रिश्ता है विभव कुमार से, उनके अपने पीए से, कि उसके लिए ऐसा तिल मिलाए कि अपने काली कुत्ते चेहरे से वो प्रोटेस्ट करने आ गए कि विभव को क्यों गिरफ्तार किया। मुझे लगता है ये संदेश दिल्ली के प्रत्येक महिला तक पहुंचना चाहिए कि जो व्यक्ति निर्भया कांड में
अपनी एक छवि अच्छी दिखाने की कोशिश कर रहा था और मूलतः महिलाओं को पीटने का अधिकार चाहता है। रही बात बेमेल गठबंधन की, जो बात कही हमारे लवली भाई साहब ने, ये तो मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के गली गली में इसकी चर्चा है। लेकिन मैं इससे आगे हट कर के ये भी महसूस कर रहा हूँ, आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं, वो जैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे उनके अंदर जो गुस्सा है अपने नेता के प्रति वो भी दिख रहा है। हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं विष्णु मित्तल जी, और आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रभारी भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं, दिनेश प्रताप सिंह नाम है उनका। अब रही बात, ये चुनाव में साजिशों का भी खूब दौर चल रहा है, क्योंकि वैसे तो चुनाव यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, करीब 45 कैंडिडेट हैं, 2 तो हमारे समर्थन में बैठ भी गए हैं। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी रोज रोज नई नई साजिशें देखता हूँ। अभी से साजिश करने में लगे हैं, और ऐसी ऐसी साजिश कि आप हैरान रह जाएंगे। उससे उन सबों का चरित्र पता चलता है। मान लीजिए जैसे मैं रैली लेके चल रहा हूँ, पदयात्रा में हूँ, तो उसी में किसी आदमी को डाल देगा, भाजपा का पटका पहन लेगा, और उसका एक आदमी होगा उसको रिकॉर्ड करते रहेगा। अब ये जिंदाबाद में क्या पता चल रहा है, 2 आदमी क्या बतियाते चल रहे हैं, और उसको शूट करके नकारात्मक बातें करके बाद में उसको वायरल करेगा। पकड़े गए हर जगह, वही सेम पकड़े जाते हैं। तो अगर उनमें इतनी दम है तो भाजपा के किसी नेता को ज्वाइन करा के दिखाओ, दिन में प्रचार ही करके दिखा दो, कभी दिन में प्रचार करके ही दिखाओ। तो एक तो ये मैं दिल्ली के अपनी लोकसभा के लोगों के समक्ष थ्रू मीडिया लाना चाहता हूँ कि ये साजिशों के ही मास्टर हैं। इनका कभी भी कोई ये प्रोग्राम नहीं आया है कि ये क्या करेंगे। हम अपने तरफ से, जैसा हमने पीछे आप सबसे बताया था कि हमने 10 साल के अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो हमारे क्षेत्र में पहली बार हुए। रेलवे लाइन थी लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं था, मीतनगर सबौली स्टेशन पहली बार। इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल पहली बार। इस क्षेत्र में मेट्रो फेज 3 भी, फेज 4 भी पहली बार। अभी तो ट्रिपल डेकर मेट्रो है पहली बार। यहाँ देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड शहर के अंदर पहली बार, जिससे बहुत बड़े स्तर पे ट्रैफिक जाम से मुक्ति हो गई है। लेकिन अब इन सब के बावजूद हमें तो आगे बढ़ना है। हमने अभी ये तो बताया ही नहीं सबको कि हम 43 पार्कों में ओपन जिम लगाए हैं। अभी हमने ये तो बताया ही नहीं कि हम यहीं पे पासपोर्ट ऑफिस भी बनाए हैं। अभी हमने ये बताया नहीं कि 13 करोड़ के CCTV कैमरे लगाए हैं। मैं जब किसी आदमी मुखमेलपुर गांव में गया था, हमारे क्षेत्र का एकदम कोना है बुराड़ी में, तो लोग कह रहे थे ये देखो ये कैमरे आप ही ने लगाए हैं। न जाने कितने भूमाफियाओं से, 2 बड़े पार्क भूमाफियाओं से निकलवा के उनके हलक से, और उसको खजूरवाला पार्क और आठी मिल पार्क आप सब उसको देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए लगभग 300 करोड़ रुपया मुद्रा लोन योजना के तहत दिए हैं। मुद्रा लोन योजना के तहत 304 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। स्वनिधि योजना, जो रेडी पटरी के लोग हैं उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हमने लगभग 88 करोड़ रुपए दिए हैं।
इन सब से कितने रोजगार फलित फूलित होते हैं ये आप समझ सकते हैं। हमारा अगला जो लक्ष्य है, जैसा आदरणीय लवली जी ने कहा, इस दिल्ली के किसी कोने में जाइए, पानी की ऐसी समस्या है कि अगर सामने उस समय कोई जल बोर्ड का देखरेख कर रहा दिल्ली सरकार का मिल जाए तो मटकी उठा के सर पे दे मारे लोग, इतने गुस्से में। लेकिन हमें आश्चर्य तब हुआ जब यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पे काली पोत दी अपनी तरफ से। भी सुप्रीम कोर्ट ने तो पोती रखी है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही है ना कि आप बेल देने के लायक नहीं हैं, इंटरिम बेल मिल सकता है, 20 दिन के लिए जाओ, 2 जून को वापस आपको जेल के अंदर आना है। इतनी बेइज्जती के बाद कोई आदमी चल रहा है, उसका भी एक अपना क्षमता है, थेथराई का भी और बेशर्मी का भी हद होता है, मगर वो अपेक्षा हम अरविंद से क्यों करें। बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका प्रत्याशी कह रहा है कि पानी गंदा मिल रहा है। हमको लगता है शायद प्रत्याशी का थोड़ा सा कोई पेच ढीला होगा, उनको पता नहीं है कि पानी के देने की व्यवस्था इस दिल्ली में दिल्ली सरकार की ही होती है। नाली बजबजा रही है, व्यवस्था दिल्ली सरकार की है। तो ऐसे परिस्थिति में वो आपस में कालिक पोतते रहे। हम आगे 5 साल के लिए कुछ नए प्लान बनाए हैं। हमारा प्लान है अगले 5 साल के अंदर हमें अपने क्षेत्र के गामड़ी रोड को यथासंभव चौड़ा करके उस लाइफ लाइन को, जीवन को लोगों की खुशियों के लिए देना है और उसको आगे जाते हुए मेन रोड से जोड़ना है, जो वजीराबाद रोड और उधर यूपी बॉर्डर जाने वाली दिलशाद गार्डन रोड से जोड़ते हैं। हमें सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना है। हमें करावल नगर के सड़क को बिल्कुल ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है। हमें सेवाधाम रोड के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है। हमें अपने क्षेत्र में हो रहे रिवर फ्रंट के कार्य को, जो थोड़ा सा स्लो रह गया, उसको जल्दी से पूरा करके देना है। हमें एक सेंट्रल स्कूल दे चुके हैं, दूसरा सेंट्रल स्कूल और तीसरा भी बना करके जल्दी देना है। और इसके साथ साथ हमें इस बार कई हमारे लोगों ने कहा कि हम हर विधानसभा पर हर 3 महीने पर एक विशेष सांसद पंचायत लगाने की बात आई। अभी उसको भी संकल्प में लेना है। और इसके साथ साथ मैं पूरे दिल्ली से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे सातों लोकसभा के प्रत्याशियों को इसलिए जिताना जरूरी है क्योंकि आप नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जरूर सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, पीछे जितना काम हुआ है वो एक ट्रेलर है। अभी हमें आगे 5 साल में विकास के असली लक्ष्य को पाते हुए देश को विकसित बनाने के मार्ग पे आगे जाना है। 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें मोदी जी ने कही हैं। वो हमारे क्षेत्र में आए थे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब 70 साल का कोई भी बुजुर्ग जब होगा, 70 प्लस, अगर उसको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज नरेंद्र मोदी सरकार कराएगी। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब हम युवाओं को 20 लाख रुपए ऑलमोस्ट ना के बराबर इंटरेस्ट पर देंगे। आपको पता है इंटरेस्ट कहीं भी कितना भी कोई सुविधा देगा तो 8 या 8.5% से कम में नहीं दे सकता, मगर भारत सरकार, मोदी सरकार 20 लाख रुपया देगी और मात्र 3% का इंटरेस्ट है। और हमारे युवा अपना कार्य करें, स्किल्ड बने और इतने पैरों पर खड़े दूसरों को भी रोजगार दें। तीसरा, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम बहुत जल्दी इसी 5 साल के कार्यकाल में इस देश के प्रत्येक घर में 300 यूनिट बिजली फ्री कर देने वाले हैं। 300 यूनिट बिजली
और उसके लिए हमें प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाना है, जिसमें लगभग 75,000 रुपये का खर्च आएगा और वो भी मोदी सरकार वहन करेगी। लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने संकल्प में क्या कहा है, जिसको अरविंदर लवली भाई छोड़ के चल दिए। छोड़ने का तो कारण होता है, इनकी एक लाइन हमने सुनी थी जिस दिन इन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी कि इंदिरा जी कहती थी मेरा कतरा कतरा देश के काम आएगा, और राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे लिए देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला काम आएगा। जो कम्युनिस्ट कॉमरेड है उसको लिया है। अब शायद कांग्रेस वो कांग्रेस रही नहीं जिसमें अरविंदर लवली जी जैसे लोग, नीरज वसोया जी जैसे लोग, अमित मलिक जैसे लोग रह सकें। लेकिन उससे 2 कदम आगे जा कर के आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी पढ़ें। कांग्रेस का मैनिफेस्टो में एक इतना खतरनाक लाइन है कि अगर वो सरकार में अगर आती है, जिसकी संभावना दूर दूर तक देश को नहीं दिखती, लेकिन वो कहते हैं साहस, देखिए दुस्साहस इस देश में कि हम इस देश के लोगों के संपत्ति का एक्सरे कराएंगे और आपकी संपत्ति ज़्यादा है और अगर किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का कम है तो उसको उनके साथ बराबर बराबर भागों में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बांट दिया जाएगा।